हेलो बच्चों, मैं रविंद्र नागर आपका अपने YouTube चैनल भविष्य एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर यूपी बोर्ड तथा CBSE बोर्ड की सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में मैं आपको यूपी बोर्ड की 12th क्लास की हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम काव्यखंड शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं काव्यखंड का अध्याय 7 यानी कि अध्याय 7 सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार पढ़ाऊँगा। अध्याय 7 की मैं 3 वीडियो बनाऊँगा। पहली वीडियो नौका विहार, दूसरी वीडियो में परिवर्तन तथा तीसरी वीडियो में बापू के प्रति पढ़ाऊँगा। ये तीनों भाग ही सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको पंक्तियों का शब्दार्थ अर्थात कठिन शब्दों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मौखिक रूप से व्याख्या बताऊंगा, क्योंकि बच्चे लिख नहीं पाते हैं या अधिक समझ नहीं पाते हैं। फिर संदर्भ, उसके बाद में प्रसंग और फिर उसके बाद में लिखित व्याख्या बताऊंगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार। तो पहले थोड़ा सा कवि के बारे में। नौका विहार में प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से शीतल शुभ्र चांदनी रात में गंगा नदी की अनुपम शोभा का चित्रण किया है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं। हमारी जो पंक्तियां हैं, देखिए नौका विहार में हमारा पहला जो दोहा है, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तानवगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीप्ति मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंग पर सिरह सिरह, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में मैं पहले बताता हूँ, फिर लिखित में दूंगा आपको। इस तरह से इसकी का जो अर्थ है वो समझ में आएगा। जैसे शांत स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है मेरे बच्चों, क्या होता है? तरल। तरल का मतलब होता है जैसे पदार्थ की तरह होता है, जैसे पानी या बहता हुआ। ज्योत्स्ना का मतलब होता है चांदनी। उज्ज्वल का मतलब जानते हो, रोशनी है। अपलक, अपलक का मतलब होता है एकटक देखना। अनंत का मतलब होता है आकाश। नीरव, नीरव जो शब्द है, ये नीरव शब्द है। कैसा शब्द है? शब्द रहित। इसका मतलब होता है शब्द रहित। और भूतल का मतलब आप जानते हो, भूतल का मतलब होता है, क्या होता है मेरे बच्चों? पृथ्वी। ठीक है भाई। सैकत सैया, सैकत होता है बालू, सैया पर दुग्ध धवल। तनवंगी मतलब होता है छरछरे शरीर वाली या पतली। गंगा ग्रीष्म विरल, विरल होता है उथली, और उथली कहते हैं जहाँ कम जल हो, एक ऐसी भूमि जहाँ पर जल कम हो। लेटी है श्रांत, श्रांत होता है थकी हुई। क्लांत का मतलब होता है मुरझाई हुई। क्लांत का मतलब क्या होता है? मुरझाई। और निश्चल मतलब होता है शांत। निश्चल का मतलब शांत। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तापस बाला, तापस बाला दीप्ति। देखो यहाँ दीप्ति का मतलब होता है, क्या होता है? प्रकाशित। करतल का मतलब होता है हथेली। क्या होता है? हाथ की हथेली। और आगे चल के देखते हैं। कुंतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। कुंतल का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल। अब हम इसके जरा जो लिखित में कठिन वर्ड हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, दुग्ध धवल मतलब दूध जैसी सफ़ेद। तनवंगी मतलब पतली। रेशमी विभा, रेशमी विभा का मतलब होता है क्या? रेशम की तरह चमकदार चांदनी।
वर्तुल का मतलब होता है गोल या टेढ़ी। स्निग्ध का मतलब होता है तरल या चिकनी। नीरव यानी कि शब्द रहित। अपलक यानी कि एकटक। अनंत का मतलब होता है आकाश। सैकत मतलब बालू। तनवंगी मतलब पतली। विरल का मतलब होता है उथली या कम जल वाली। दीपित प्रकाशित। करतल हथेली। कुंतल का मतलब होता है बाल। और विभा का मतलब होता है, क्या होता है वो विभा का मतलब? कांति। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें देखिए। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसमें जो संदर्भ है, संदर्भ में क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद पंक्तियाँ जो छायावादी कवि हैं पंडित सुमित्रानंदन पंत, इनके द्वारा रचित है। और ये कविता संकलन है गुंजन। कौन सी है? गुंजन। गुंजन से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में नौका विहार नाम से उद्धत है, ली गई है। तो दोस्तों व्याख्या क्या कहती है, देखिए। चारों ओर शांत स्निग्ध यानी कि तरल और उज्जवल चांदनी बिखरी हुई है यानी कि छिटकी हुई है। आकाश टकटकी यानी कि अपलक टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निस्तंभ वातावरण में ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद क्या करती है, बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी लग रही है मानो कोई छरछरे या दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई है। यानी कि ये है ना शांत क्लांत और निश्चल लेटी हुई है। अब आगे कहता है गंगा जल में छलकता चंद्र बिंदु ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि जो गंगा जल का शांत जल है उसमें चंद्रमा या तारों की परछाई साफ दिखाई दे रही है। उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी है और छोटी छोटी लहरें उसके शरीर पर लहराते कोमल केस हों। अर्थात तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी लग रही है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों को स्पर्श कर रही है, या अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारो जड़ा उनका नीला आंचल लहरा रहा हो। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उनकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं, प्रसंग और फिर लिखित में व्याख्या देखते हैं। देखिए संदर्भ क्या कहता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्ष कविता से उद्धत है। और ये नौका विहार जो है ये कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये ली गई है गुंजन कविता संग्रह ना, वहाँ से ली गई है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या कहता है, प्रसंग में कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत जी ने चांदनी रात में किए गए किसमें नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना किससे की है, नायिका के रूप में की है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग इसकी क्या देखते हैं, व्याख्या देखते हैं मौखिक लिखित रूप से, जिसे आप लिख भी सकते हैं। तो व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहता है कि चारों ओर शांत तरल और उज्ज्वल चांद की छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई, यानी कि धीरे धीरे बहती हुई ऐसी लग रही है मानो कोई छरछरे
दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती, दूध का मतलब सफ़ेद, दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी, मुरझाई और शांत लेटी हुई है। गंगा जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल या शरीर पर ऐसी प्रतीत होती है मानो वो लहराते हुए कोमल केश हों। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। ठीक है, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल और टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी पर सिलवटें पड़ गई हूँ। अब व्याख्या के बाद में एक हमारी महत्वपूर्ण चीज़ आती है काव्यगत सौंदर्य, उसको और देख लीजिए बच्चों। काव्यगत सौंदर्य में रस शांत है, इसमें भाषा संस्कृत और खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली कैसी है? प्रतीकात्मक। छंद स्वच्छंद। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, पुनरुक्ति प्रास, सांगरूपक और स्वाभावोक्ति। गुण माधुर्य, शब्द शक्ति है, अभिधा और लक्षणा। तो ये हमारा पहला जो पद है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे पद में क्या कवि क्या कहता है? कहता है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। दोस्तों, सत्वर का मतलब होता है तेज। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जर के सूची दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, कालांकार का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव सौपन सघन। तो मेरे बच्चों, यहाँ सत्वर का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज। और तरनी का मतलब होता है, तरनी जो ये तरनी दे रखी है इसका मतलब छोटी नाव। ज्योत्सना का मतलब आपको पहले भी बता दिया था कि ज्योत चांदनी होता है। और हमारा सिस्मित जो होता है वो होता है रेतीली मुस्कान युक्त। क्या होता है? रेतीली मुस्कान युक्त। रजत पुलिन, रजत पुलिन का मतलब होता है चांदनी किराना, चांदनी किनारा। और सूची का मतलब होता है स्वच्छ। अब पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए, यानी कि कठिन शब्द। शब्दार्थ में है, सस्मित का मतलब होता है मुस्कुराती हुई, सूची मतलब साफ या स्वच्छ, सिकता रेतीला, और लघु तरनी मतलब छोटी नाव, लघु तरनी छोटी नाव। सत्वर का मतलब होता है तेज, और रजत पुलिन का मतलब होता है चांदनी किनारा। क्या होता है? चांदनी किनारा। अब सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ में क्या कहते हैं? अर्थ में कहते हैं, इसकी में क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? और कहते हैं पंडित सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। पंत जी चांदनी रात के प्रथम प्रहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी नाव लेकर तेज़ी से गंगा में आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, यानी कि ऐसा शोभामान लग रहा है मानो मुस्काती हुई, अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी। सीपी का मतलब जानते हो दोस्तों? जिसमें से मोती निकलते, एक संग टाइप होता है। पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक
चमक यानी कि चांदनी की विचरण कर रही है। ऐसे सुरमय वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। किसके लिए? गंगा जी में तैरने के लिए। कहने का आशय यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्ताकर्षण मंथर गति से धीरे धीरे यानी कि मंद मंद मंथर मंथर गंगा में तैरने लगी। गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट क्या है? प्रतिबिंबित यानी कि दिखाई देकर होकर दुगने परिणाम से व्यक्त हो रहा है। गंगा तट पर शोभित कालाकांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। अब झलकने का मतलब ये है बच्चों, अगर एक किनारे पर आप पानी के एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं तो दूसरी तरफ पानी के अंदर आपकी परछाई उसमें दिखाई देने लगेगी। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वपन तैर रहे हों, अर्थात वह स्वपन देख रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या चलते हैं, पहले प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर काव्यगत सौंदर्य। तो संदर्भ जो होगा वो पहले की ही भांति होगा, पूर्वोत्तर। देखिए संदर्भ पूर्वोत्तर यानी कि जो पहले वाले पद्यांश में किया था वही संदर्भ इसी में आएगा। प्रसंग में क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का नौका विहार का मनोरम चित्रण किया है पंडित सुमित्रानंदन पंत जी ने। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि वे चांदनी रात के प्रथम प्रहर में यानी कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों यानी कि गंगा के किनारे पर खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए किसके लिए? नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। कहने का अभिप्राय यह है कि एक साथ अनेक नावों नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। उस समय गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिमाण से प्रकट हो रहा है। गंगा तट पर शोभित कालाकांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। और क्या है बेटा? ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर क्या वह निश्चित होकर सो रहा है और वैभव रूपी क्या स्वपन देख रहा है। अब इसके हम काव्यगत सौंदर्य में चलते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है? रस शांत, भाषा कौन सी? संस्कृत में खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, पुनरुक्तिप्रास, सांगरूपक और स्वभावोक्ति। गुण कैसा है? माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा इसके शब्द शक्ति हैं। अब हमारे 2 पद्यांश पूरे हो गए हैं। अब हम लोग तीसरे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। कहता है, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नम के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर जल में अस्तंचल, जिनके लघु दीपों को चंचल अचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल,
क्या है, लुकछिल पल पल। आगे कहता है सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल को कल। ये पैरती परी सी जल में कल, रू पहरे कचनों में हो ओझल। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि, निज तिर्यक मुख। तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा मुख। दिखलाता मुग्धासा रुक रुक, मुग्धासा रुक रुक। अब इसके सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। हिलोर का मतलब होता है लहरें। छल का मतलब होता है चंचल। विस्फारित नयनों का मतलब होता है आंखें फाड़ कर या आंखें बड़ी बड़ी करके। तारक दल का मतलब होता है बेटा तारों का समूह। अस्तंचल का मतलब होता है भीतरी भाग, यानी कि गंगा के भीतरी का भाग। कंचों का मतलब बाल। तिर्यक मुख का मतलब होता है तिरछा मुख। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहता है, व्याख्या कहता है इसकी, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नम के छोर छोर। देखिए कवि क्या कहते हैं, जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण क्या होता है, गंगा में जो प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। अर्थात जो गंगा का जल है उसमें जो परछाई आसमान की दिखाई दे रही है, और अगर आप उस जल में कोई कंकर या पत्थर फेंक देते हैं तो पूरा पानी हिलने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार ये बताता है जब गंगा जल में नाव चलती है तो उसमें उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। गंगा का जल शांत हो जाने पर, फिर से गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीत होती हैं मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों। अर्थात जब पानी शांत होता है तो पानी थोड़ा हिलता रहता है और उसके कारण तारे भी या आसमान भी हिलता हुआ हमको दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ इसमें खोज रहे हों। इन तारों रूपी लघु द्वीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है। क्या रहा है, शुक्र तारा झिलमिला रहा है, और उसकी शोभा जल में क्या हो रही है, प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उखाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र भी कभी अपना तिरछा मुंह दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और संदर्भ क्या कहता है, पूर्वोत्तर यानी कि पहले की भांति। प्रसंग क्या कहता है, प्रसंग में कहता है प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार करने के दौरान गंगा की अपूर्व छटा का वर्णन किया गया है। अब हम लोग इसकी व्याख्या की तरफ पहुँचते हैं। व्याख्या में क्या कहते हैं, व्याख्या देखिए। गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगें उठती हैं, जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। गंगा में रहकर उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपों को छिपाकर प्रतिक्षण लुकती छिपती हुई सी प्रतीत होती हैं। वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई दिखाई दे रही है। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम है, इतना सुंदर है कि कवि को चांदी में चमकने या चांदी से चमकते सुंदर केसों में परी के छिप जाने का आभास होता है। जल में प्रतिबिंबित दसवीं का चांद कुछ का तिरछा मुख
कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार होता है। उसे देख कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को घूंघट में छिपा लेती है और कभी उस घूंघट से मुख को बाहर कर लेती है। तो ये हमारा तीसरा पद्यांश पूरा हुआ। अब इसके काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रास और मानवीकरण। गुण कौन सा है? माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फोर्थ वाला हमारा पद्यांश है उसकी तरफ चलते हैं। चौथा पद्यांश कहता है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का क्रस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विपट माल लगती, भ्रू रेखा सी अपार अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को कोकी का विलोक। यहाँ कोक का मतलब होता है बेटा, क्या होता है? चकवा, और कोकी का मतलब होता है चकवी। तो अब हम लोग पहले इसका थोड़ा सा शब्दार्थ, जैसे कगार है, कगार का मतलब होता है किनारा, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे चपला का मतलब होता है नौका, कगार का मतलब होता है किनारा, क्रस होता है दुबला पतला, अराल होता है टेढ़ी, विपटमाल यानी कि वृक्षों की पंक्ति दोनों तरफ, कोक मतलब होता है चकवा, भ्रूरेखा का मतलब बहों, उर्मिल का मतलब होता है लहरों से युक्त, और कोकी का मतलब होता है चकवी। क्या होता है? चकवी। अब हम इसकी व्याख्या देखिए क्या है। व्याख्या में कहता है बेटा, व्याख्या में जब पहुंची चपला बीच धार, जब पहुंची चपला बीच धार, क्या कहते हैं? कवि पंत कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो क्या हुआ बेटा, हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। क्योंकि जब पानी हिलता है तो पानी की लहरों से जो आसमान दिखाई दे रहा था वो हट गया। अब आगे क्या कहते हैं कवि? उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। प्रतीत इसलिए हो रहे थे क्योंकि दोनों तरफ वृक्षों की पंक्तियां थी, और वे गंगा की धारा के छीन काय कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे, अर्थात दोनों आपस में मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए, यानी कि एकटक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी बाहों के समान दिखाई दे रही थी। गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। ठीक है, उर का मतलब होता है छाती। अब क्या कहते हैं, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? विहग का मतलब होता है पक्षी। गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछुड़ा हुआ है? किससे? कोक। चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल, चकवा तो नहीं, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उसमें मिलने हेतु उड़ रहा हो, यानी कि विकोल, यानी कि विलोक का क्या मतलब होता है बेटा? विरह वेदना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं इसका संदर्भ प्रसंग। संदर्भ वही है पूर्वोत्तर, और प्रसंग में है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के
प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्रण अंकित किया है। अब हम लोगों का क्या करते हैं, अब व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या ये है, कवि की नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है तो वहाँ से चंद्रमा, ये बच्चों चंद्रमा है, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक की, चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट नहीं दिखाई देते। कवि को दूर से दिखते दोनों किनारों पर प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आसमान के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को एकटक निहार रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है। कहाँ? वहाँ पास ही एक द्वीप है जो दूर से दिखाई दे रहा है, जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। वहीं गंगा नदी के ऊपर एक क्या उड़ रहा है, पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि यही कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ रहा है, और जो गंगा में छवि दिखाई दे रही है उसको चकवी समझ रहा हो। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य में क्या है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार उपमा रूपक, पुनरोक्ति प्रास मानवीकरण, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति कौन सी है, शब्द शक्ति है लक्षणा। ठीक है बच्चों, अब हम जो है हमारा पांचवा जो पद्यांश है उसकी तरफ चलते हैं। कहता है, पतवार घूमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रजमल नाचती, रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। शशि का मतलब होता है बेटा चंद्रमा, और सौ सौ उड़ का मतलब होता है तारे। फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को हतो उत्साह। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन वर्ड। प्रतनु का मतलब होता है अत्यंत क्षीण, करतल मतलब हथेली, मुक्ताफल कहते हैं मोती, फेन स्फार बहुत अधिक झाग, जैसे पानी की जो लहरें आपस में टकराती हैं तो वहाँ झाग उत्पन्न हो जाते हैं। रश्मियाँ होती हैं किरणें, लतिका लता, शशि होते हैं चंद्रमा, उड़ का मतलब तारे, और हतोत्साह का मतलब होता है उत्साह के साथ। अब हम लोग पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या किस प्रकार है, तो व्याख्या है, पतवार घूमा अब प्रतनु भार। कवि पंत जी नाव क्या कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि बीच धार में पहुंचकर गंगा के अतः जल यानी कि बहुत अधिक जल में हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो गया। ठीक है भाई, जैसे यह वैज्ञानिक सत्य है कि पर्याप्त दरों में तैरती वस्तु का भार कम हो जाता है। नौका जब तक किनारे के पास उथले जल में थी तब तक वह भारी प्रतीत हो रही थी, किंतु जब वह बीच धार में अतः यानी कि बहुत अधिक जल में पहुंची तो उसका भार बहुत अधिक हो गया। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका की धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डांडों के चलने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर लगता है कि मानो डंडे अपनी हथेलियाँ फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारा रूपी मोतियों
के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखेर रही है। पतवारों के संचालन में से शांत जल में लहरें उठ रही हैं जो चांदनी के सांपों के समान आगे की रेतीली या रेंगती लगती है। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती प्रतीत होती हैं मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच रही हों। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा 100-100 चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा 100-100 तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हों। पंत जी कहते हैं कि अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। हम लग्गी, यानी कि लग्गी का मतलब होता है एक लंबा सा बाँस, से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। ये जो लग्गी होती है इसमें क्या करते हैं, ये नाव में रखी होती है और ये हम क्या करते हैं, पानी की गहराई को नापने के लिए इसको हम धीरे धीरे चेक करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं, संदर्भ देखते हैं, प्रसंग और फिर व्याख्या। संदर्भ जो होगा पूर्वोत्तर होगा जैसे पहले से, और प्रसंग में क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में के माध्यम से कवि ने नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप से पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया है। यानी कि जिस तरह से हमारे नाव के डंडे पानी को चलाते हैं उस तरह पानी हिलता है और तारे भी और चंद्रमा भी, एक एक तारा एक एक चंद्रमा बहुत सारे हम लोग दिखाई देते हैं। अब हमारा जो छठा है पद्यांश, हम उसकी तरफ चलते हैं। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या में क्या कहता है, बीच धारा में पहुंचने पर अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। इसी आधार पर पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव की धारा को विपरीत दिशा में मोड़ दिया। पतवारों का मतलब डंडे। पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहे हैं या हो रहे थे। इस दृश्य को देख कवि को ऐसा आभास होता है जैसे पतवार ने अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी माला तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हैं। पतवारों के चलने के कारण नदी में शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों से चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही है। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई दिख रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची हुई हों। एक साथ उठती बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा कितनी बार दिखा था, 100-100 चंद्रमा और एक एक तारा 100-100 तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देख ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हैं। किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई का कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये व्याख्या हो गई है इसकी। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा कैसी है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार कौन सा है, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रास और मानवीकरण, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो ये हमारा क्या है, 6 पद्यांश जो दे रखे हैं पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित, इनकी व्याख्या हम लोगों ने की है आज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।